गैस सिलेंडर ले भागने वाली बुढ़िया। राशन के पैसे निकालने के बाद ये बच गए पूरे 1500। 1000 का सिलेंडर आ जाएगा तो बाकी पैसे मैं बच्चों के लिए रख लूंगी। कल को उनके कपड़े ले लूंगी या जरूरत की कोई और चीज। रमलो देवी के होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। कल ही रमलो देवी को काम के पैसे मिले थे और आज उसने देखा कि राशन भी खत्म था और सिलेंडर भी। चलो बच्चों आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने गरम गरम पराठे बना लिए हैं। रमलो की आवाज सुनकर उसके दोनों पोते मोहन और राजू बिस्तर से उठकर आ गए। दादी, आपने घी वाले पराठे बनाए हैं या घी के बिना? अरे मैंने घी वाले पराठे बनाए हैं। कल ही मैं घी और बाकी सामान लेकर आई हूँ और कुछ सामान आज सिलेंडर लेने के बाद ले आऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ दादी। कितने दिन से हम लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, आज पराठे खाएंगे तो नाश्ते का मजा आ जाएगा। रमलो उदासी से अपने पोतों को नाश्ता करते हुए देख रही थी। तभी उसे बाहर से रामू की आवाज सुनाई दी। सिलेंडर ले लो। अरे जिसको जरूरत है सिलेंडर ले लो। सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है और अगर आज भी नहीं लिया तो कल तक कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रमलो जल्दी से पैसे उठाकर बाहर निकली। आज ही मुझे सिलेंडर ले लेना चाहिए। अगर ज्यादा महंगा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। रमलो के साथ साथ मोहल्ले की और औरतें भी घर से बाहर निकली। अरे रामू भैया, सच कह रहे हो क्या? सिलेंडर रात में इतना महंगा हो जाएगा या अपना सिलेंडर बेचने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? अरे दीदी, क्या आपने रात टीवी पर नहीं देखा? सिलेंडर की कीमतें पहले से ज्यादा हो गई हैं और रात को और भी ज्यादा कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। भगवान ही जाने कि अब हम गरीबों का क्या होगा। अच्छा रामू भैया, ये एक सिलेंडर मुझे दे दो। इसकी क्या कीमत है? 1600 रुपए। रामू की बात सुनकर रमलो और मोहल्ले की बाकी औरतों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। क्या बात कर रहे हो रामू बेटा, ये सिलेंडर 1600 का है। अरे कुछ दिन पहले तक तो ये 900 का मिल रहा था। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर से ही कीमत ज्यादा मिल रही है। अरे मैं ये शहर से लेकर आता हूँ, अपना किराया डालकर मुझे सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचते हैं। अब अगर वो भी पैसे ना बचाऊं तो मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा? आप खुद शहर ले जाओ तो आपको ये दोगुनी कीमत में पड़ेगा। ये बात सभी लोग जानते थे कि शहर से गांव में सिलेंडर लाना काफी महंगा पड़ जाता है, इसीलिए वो सब लोग रामू से ही लिया करते थे। आप लोगों ने लेना है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरे बहुत सारे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। ना बाबा ना, हम तो इतना महंगा सिलेंडर नहीं ले सकते। अरे हम लकड़ियाँ जलाकर गुजारा कर लेंगे। जब सिलेंडर सस्ता होगा तभी लेंगे। अब की बार रामू जोर से हंस पड़ा। रमलो जो परेशानी से अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, वो गुस्से से बोली, क्या बात है रामू, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या तुम हम लोगों की बेबसी पर ठहाके लगा रहे हो? माफ करना माँ जी, मैं किसी की बेबसी पर ठहाके नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे आप लोगों की सादगी पर हंसी आ रही है। अरे क्या आप लोगों ने खबरों में नहीं देखा कि मौसम के क्या हालात बता रहे हैं? कहते हैं कि अगला पूरा महीना लगातार बारिश रहेगी। जब बारिश रहेगी तो आप लोग जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे? क्या गीली लकड़ियों पर खाना बनाएंगे? रामू तो ये बात कहकर वहाँ से चला गया, मगर बाकी सभी लोगों को परेशानी में डाल गया। ये क्या कहकर गया है रामू? अगर 1 महीने तक बारिश होती रही तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बस इसी बात की तो परेशानी है। हम गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है। सभी औरतें अपने अपने घर में चली गईं। तभी मुखिया जी ने ऐलान करवाया। मुखिया जी का कहना है कि आज रात को सिलेंडर महंगे हो जाएंगे। गांव के जो लोग महंगे सिलेंडर नहीं ले सकते वो मुखिया जी के घर से आज वाली कीमत पर सिलेंडर ले सकते हैं, वरना कल वही सिलेंडर आप लोगों को नई कीमतों पर मिलेंगे। मुखिया जी ऐलान तो ऐसे करवा रहे हैं जैसे मुफ्त में सिलेंडर बांट रहे हो। अब मैं सिलेंडर भरवाने के लिए और पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? एक तो शाम ढले घर आती हूँ, तब लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने का वक्त ही नहीं होता। सिलेंडर पर ये तो था
कि मैं बच्चों के लिए जल्दी खाना तैयार कर लेती थी। इन बीमार बच्चों के लिए अब मैं क्या करूं? जब तक उन्हें वक्त पर खाना न मिले उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रमलो के दोनों पोते बचपन से ही बीमार रहते। हर दूसरे दिन बुखार चढ़ जाता। उन दोनों को खुद बहुत ज्यादा कमजोरी भी थी। डॉक्टर कहते उन्हें अच्छी खुराक दे, मगर रमलो कहाँ से अच्छा खाना देती। यहाँ तो दाल रोटी भी मुश्किल से चलती है। मैं बच्चों को अच्छा खाना कहाँ से लेकर दे सकती हूँ? रमलो देवी अभी सिलेंडर को लेकर परेशान ही हो रही थी कि उसे राजू की आवाज सुनाई दी। दादी दादी, यहाँ पर आए देखें, मोहन को पता नहीं क्या हो गया है, ये कुछ बोल नहीं रहा। रमलो कमरे में आई तो मोहन बेहोश पड़ा था। उसे देखकर रमलो के हाथ पांव फूल गए। रमलो ने कुछ पैसे अपनी सहेली से उधार लिए और मोहन को लेकर अस्पताल गई। वापस आई तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मोहल्ले की औरतें भी उसके पास आई। क्या बात है रमलो, क्या बताया डॉक्टर ने? मोहन को क्या हुआ था और अब कैसी तबीयत है उसकी? शांति ने एक ही सांस में कितने ही सवाल पूछ डाले। डॉक्टर का कहना है कि मोहन को अच्छी खुराक की जरूरत है। अगर उसे अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो उसकी तबीयत इसी तरह हर दूसरे दिन बिगड़ जाएगी। मेरे हालात तो तुम लोग जानते ही हो। इस उम्र में इतना काम मैं नहीं कर सकती जितना काम कर सकती हूँ। उसके पैसे इतने कम मिलते हैं कि सिर्फ घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है। अब कुछ पैसे सिलेंडर के लिए रखे थे। सिलेंडर भी महंगा हो गया है और वो सारे पैसे भी खर्च हो गए। अब मैं क्या करूँगी? रमलो देवी जोर जोर से रोने लगी। शांति उठकर रमलो के पास आई और उसे दिलासा देने लगी। सब ठीक हो जाएगा रमलो, परेशान मत हो। तुमने हमेशा मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया है। सब लोग जानते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो। तुम इस मुश्किल हालात से भी निकल जाओगी रमलो। परेशानी तो इस बात की है कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। अरे जब तक मुझ बुढ़िया में जान है तब तक तो मैं उनके लिए कमाऊंगी, मगर जब मेरे शरीर में भी ताकत खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? हम तीनों का कौन सहारा बनेगा? रमलो देवी फूट फूट कर रोने लगी तो मोहल्ले की सभी औरतें उदास हो गई। वो सभी लोग गरीब थे और मुश्किल से गुजारा करते थे। एक दूसरे के काम तो आते, मगर पैसे ना होने की वजह से वो सभी एक ही जैसे हालात से गुजर रहे थे। भगवान ने एक ही बेटा दिया और वो भी मुझसे छीन लिया। अगर आज वो जिंदा होता तो मुझ बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खाने की क्या जरूरत थी? कुछ साल पहले ही रमलो ने अपने बेटे की शादी की थी। बहू भी अच्छी थी और अपनी सास की खूब सेवा करती थी। बेटा भी माँ का कहना मानने वाला था, मगर एक दिन वो दोनों शहर एक काम से गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों वहीं मर गए। जब रमलो को पता चला तो वो बहुत रोई। इस उम्र में अब अकेले इन दो बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे कमाऊंगी, क्या होगा हमारा? कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने मदद की, मगर फिर रमलो को कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। वो मुखिया जी के घर में काम करने के लिए जाती। इस तरह उसका गुजारा होने लगा, मगर वो दोनों बच्चे बीमार रहते। जो भी कमाती उनकी दवाओं पर ही खर्च हो जाता। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, घर में राशन भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मुखिया जी के घर से कुछ पैसे एडवांस में लेकर आती हूँ। रमलो काम पर गई तो मुखिया की पत्नी उसी का इंतजार कर रही थी। बताए मालकिन, आज मेरे लिए क्या काम है? सबसे पहले कपड़े धोने हैं या बर्तन? सुना है तुम्हारा पोता बीमार है, उसे अस्पताल लेकर गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? रमलो ने सारी बात बताई। चलो परेशान ना हो, भगवान तुम्हारे पोते को सेहत दे। अब ऐसा ना हो कि उसी की परेशानी करती रहो और काम भी सही से ना करो। एक तो तुम बूढ़ी भी हो, सही से जान लगाकर काम करती भी नहीं हो। देखो, हमें नौकरानियों की कमी नहीं है,
एक से बढ़कर एक जवान नौकरानी मिल जाती है, मगर हम तुम्हारा अकेलापन देखकर दया करते हुए तुम्हें इस घर में रखे हुए हैं। अपनी इतनी बेइज्जती पर रमलो की आंखों में आंसू आ गए। मैं पूरी कोशिश करूंगी मालकिन कि आपको दोबारा शिकायत ना हो। रमलो मालकिन से उम्र में बहुत बड़ी थी, उसकी दादी की उम्र की थी और मालकिन का बर्ताव उसके साथ बहुत ही खराब था। एक काम करो, सबसे पहले खाना बना लो और फिर उसके बाद सफाई और बर्तन धोने वाला काम करना। रोजाना तुम जल्दी चली जाती हो, आज देर से वापस जाना क्योंकि आज मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं तो रोजाना ही देर से जाती हूँ, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रहती हूँ, मगर आज मुझे जल्दी जाना होगा। मुखिया की पत्नी के माथे पर गुस्से से बल पड़ गई। क्यों? आज ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम्हें जल्दी जाना है? आज मैं लकड़ियाँ काट कर घर लेकर जाऊंगी क्योंकि घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है और लकड़ियाँ भी नहीं है। एक तो तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं होते, काम से जी चुराती हो। ठीक है, जल्दी चली जाना, मैं पूजा को रोक लूंगी, बाकी का काम वो निपटा लेगी। रमलो शाम को जल्दी वहाँ से निकल गई और सीधा जंगल में आ गई। थोड़ी सी लकड़ियाँ काटी। अब तो मैं पूरी तरह थक गई हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करती रहूं। आज इतनी लकड़ियाँ काफी है, बाकी की कल ले जाऊंगी। वो लकड़ियाँ उठाकर रमलो घर आई, मगर उसी रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हाय राम, ये क्या हो गया? लगता है जो बात रामू ने बोली थी वो सच साबित होने वाली है। अगर पूरा महीना बारिश होती रही तो हम लोग क्या करेंगे? पूरी रात रमलो परेशानी में जगती रही। सुबह देर से आँख खुली। आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली। इस वक्त तक तो मैं बच्चों को नाश्ता देकर काम पर चली जाती हूँ। ये मुखिया की पत्नी तो आज मुझे छोड़ेगी नहीं। कमबख्त मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करती। रमलो ने जल्दी जल्दी दोनों बच्चों का नाश्ता बना कर दिया और खुद खाली पेट ही मुखिया के घर की ओर चल पड़ी। अगर यहाँ बैठकर नाश्ता करती रही तो और भी देर हो जाएगी और उस औरत को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। रमलो बारिश में भीगते हुए मुखिया के घर गई। सर्दी में उसकी जान निकली जा रही थी। अरे रमलो देवी, इतनी देर से आई हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ मालकिन, मुझे देर हो गई। आप मुझे काम बताए, क्या काम करना है? रमलो फिर काम में लग गई। बार बार वो आंगन की तरफ देखती। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती ही जा रही है। क्या करूं मैं? लकड़ियां भी थोड़ी सी ही है। अब मैं आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां कहाँ से लाऊंगी? रमलो के मोहल्ले वाले भी सभी परेशान थे क्योंकि सबके घरों में ही थोड़ी सी लकड़ियां थी और बारिश भी रुकने को तैयार नहीं थी। उस दिन रमलो मुखिया के घर आई तो अपनी पत्नी के साथ मुखिया भी मौजूद था। रमलो देवी, जल्दी से चाय बना कर लाओ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है मालकिन, मैं चाय बना कर लाती हूँ, मगर उससे पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? बोलो। मुखिया जी, मैंने सुना है कि आपने घर में बहुत सारे सिलेंडर ला कर रखे हैं। हाँ, मुझे अपने गांव वालों से बहुत हमदर्दी है, इसलिए मैं गांव वालों को सस्ते सिलेंडर दे रहा हूँ। अगर शहर से ले आएंगे तो उन्हें 2000 में मिलेगा, मगर वही सिलेंडर मैं 1700 में दे रहा हूँ। ये बात सुनकर रमलो की आंखें खुली की खुली रह गई। अगर 1700 सस्ता है तो फिर महंगा क्या है? लगता है मुखिया जी को अंदाजा नहीं है कि हम गरीब लोगों के लिए ये कितनी बड़ी रकम है। क्यों रामलो देवी, तुम्हें सिलेंडर चाहिए? हाँ मुखिया जी, मुझे सिलेंडर तो चाहिए, मगर अभी मैं इसके पैसे नहीं दे सकती। या तो आप मुझे इतने पैसे उधार दे दे या फिर सिलेंडर ही उधार दे दे, क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनको वक्त पर ही खाना देना होता है। मुझ बुढ़िया की तो खैर है, मगर वो बच्चे
जिन्हें दवा लेनी होती है वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। मुखिया की पत्नी का मुंह बन गया और मुखिया भी गुस्से से बोला, मैं खूब जानती हूँ तुम लोगों की हरकतों को। हमेशा ही एडवांस पैसे ले लेती हो और फिर काम सही से करती नहीं हो। तुम सभी नौकरानियाँ एक जैसी होती हो। अपनी इतनी बेइज्जती पर रमलो आंसू पोंछते हुए रसोई में आ गई। जब मैं जानती थी कि ये लोग गरीबों की मदद नहीं कर सकते, इनको भगवान ने इतना बड़ा दिल दिया ही नहीं कि किसी के काम आए, तो फिर मैंने उनके सामने हाथ क्यों फैलाया? मुझे हाथ फैलाना ही नहीं चाहिए था। रमलो देवी के दिल में गुस्से और बेबसी की आग लगी हुई थी। मुखिया और उसकी बीवी की कड़वी बातों ने उसकी गैरत को झकझोर दिया था। वो रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, लेकिन उसकी नजरें खिड़की से बाहर मुखिया के उस स्टोर रूम पर जमी थी, जहाँ सिलेंडरों का ढेर लगा हुआ था। अगर ये लोग सीधे तरीके से मेरी मदद नहीं कर सकते, तो मुझे दूसरा रास्ता निकालना होगा। ये लोग अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। अगर मुझे इन जालिमों से छीनकर भी अपने बच्चों का पेट पालना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं आज रात यहाँ से सिलेंडर चुरा लूंगी। रमलो ने बड़ी होशियारी से इधर उधर देखा। उसे मालूम था कि मुखिया का खास नौकर लक्ष्मण स्टोर रूम के बाहर पहरा देता है। उसने देखा कि लक्ष्मण शाम के वक्त अक्सर हुक्का पीने के लिए थोड़ी देर के लिए पीछे की तरफ आता है। बस यही वो वक्त है जब मुझे वार करना होगा। लक्ष्मण जब हुक्का पीने जाएगा, तभी मैं स्टोर की पिछली खिड़की का फायदा उठाकर वहाँ से सिलेंडर निकाल लूंगी। भगवान मुझे हिम्मत देना। मैं चोर नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। रात का वक्त था। आसमान से बिजलियाँ कड़क रही थी। रमलो देवी एक पुरानी चादर ओढ़कर मुखिया के घर की पिछली दीवार के पास पहुंची। उसके बूढ़े हाथ कांप रहे थे, लेकिन पोतों की भूख का एहसास उसे ताकत दे रहा था। आज अगर मैं खाली हाथ गई, तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे और सर्दी से उनका बुखार और भी बढ़ जाएगा। हिम्मत मत हार रमलो, हिम्मत मत हार। बस थोड़ी सी दूरी और है। रमलो ने देखा कि लक्ष्मण बारिश से बचने के लिए बरामदे के कोने में सिर झुकाए बैठा था। रमलो ने मौका पाकर स्टोर का दरवाजा खोला, जो गलती से खुला रह गया था। धीरे से खोला और अंधेरे में टटोलते हुए एक छोटा सिलेंडर घसीटना शुरू किया। हाय राम, ये कितना भारी है, लेकिन मुझे इसे ले जाना ही होगा। रमलो ने पूरी ताकत लगाई और सिलेंडर को चादर में लपेटकर उसे घसीटती हुई बाहर ले आई। अभी वो दीवार के करीब पहुंची थी कि उसकी चादर एक नुकीली कील में फंस गई और जोर की आवाज हुई। लक्ष्मण चौंक कर खड़ा हो गया। कौन है माँ? कौन है? ठहरो, तुम कौन हो जो मुखिया जी का सामान लेकर जा रहे हो? अरे अरे, ये कौन था? इतनी तेजी से भागा कि मैं चेहरा तक नहीं देख सका। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी भारी सिलेंडर लेकर कोई कैसे गायब हो सकता है। लक्ष्मण वापस पलटा जहाँ से वो शख्स भागा था। वहाँ कीचड़ में उसे चमकती हुई कोई चीज नजर आई। उसने छुपकर देखा तो वो एक चांदी की पुरानी चूड़ी थी। उसने वो चूड़ी उठा ली और गौर से देखने लगा। ये चूड़ी तो किसी औरत की लगती है और ये अभी अभी यहाँ पर गिरी है। अगर ये पहले गिरी होती तो अब तक ये मिट्टी में धंस चुकी होती। इस पर कीचड़ लग चुका होता। यकीनन ये चोरी किसी चोर की है। कल सुबह मैं गांव की सब औरतों को इकट्ठा करूंगा और पूछूंगा कि ये किसकी है। अगली सुबह बारिश कुछ थमी तो लक्ष्मण ने गांव की औरतों से पूछा। उन्होंने बताया कि ये चूड़ी रमलो देवी की है। लक्ष्मण फौरन मुखिया के पास गया और उसे सब बता दिया। मुखिया गुस्से में लाल पीला होता हुआ रमलो देवी के घर पहुंचा। रामलो, बाहर निकल है चोर बुढ़िया। हमें नहीं मालूम था कि तू इतनी बड़ी चोर निकलेगी। मेरा सिलेंडर कहाँ है? अभी कभी वापस कर, वरना तुझे जेल भिजवा दूंगा। रमलो देवी बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान थी,
लेकिन आंखों में एक अलग ही खुददारी थी। उसने अपने कांपते हाथों को अपनी चादर में छिपाने की कोशिश की। मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ, मैं चोर कैसे हो सकती हूँ? आप खुद बताएं, क्या मुझ जैसी कमजोर औरत इतना भारी सिलेंडर उठाकर भाग सकती है? मुझसे तो 2 घड़े पानी के नहीं उठाए जाते, मैं सिलेंडर कैसे चुराऊंगी? ये नाटक बंद करो रमलो। लक्ष्मण को तुम्हारी चूड़ी मिली है और तुम्हारे हाथ से वो चूड़ी गायब है। मैं अभी तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, अगर वहाँ सिलेंडर मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। मुखिया धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने कोने में देखा तो वहाँ कपड़े से ढका हुआ सिलेंडर रखा था। मुखिया ने झपट कर कपड़ा हटाया तो वही सिलेंडर था जिस पर मुखिया के स्टोर का निशान लगा हुआ था। ये रहा मेरा सिलेंडर। अब बोलो रमलो, अब क्या कहोगी? ये चोरी का माल तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? इसके पैसे दो या फिर पुलिस के पास चलो। मुखिया जी, इस पर कहाँ लिखा है कि ये आपका है? क्या शहर में और सिलेंडर नहीं मिलते? मैं ये शहर से लाई हूँ। शहर से लाई हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कल तुम हम लोगों के सामने हाथ फैला रही थी, उधार मांग रही थी, और आज तुम्हारे पास शहर जाने के लिए और सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे आ गए। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। रमलो का सब्र जवाब दे गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि गुस्से और दुख के थे। उसने अपने बीमार पोतों की तरफ इशारा किया जो अंदर बिस्तर पर लेटे कांप रहे थे। हाँ, मैंने चुराया है सिलेंडर। और सुनो मुखिया जी, जब मैं कल आपके सामने हाथ फैला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब आपने मुझे उधार क्यों नहीं दिया? क्या आपको नहीं पता कि मेरे ये दोनों पौधे छोटे हैं और कितने बीमार हैं? क्या आपका दिल पत्थर का है? मुखिया खामोश हो गया। रमलो का गुस्सा अब एक सैलाब की तरह बह रहा था। मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। इतनी बारिश है, इतनी सर्दी है, बाहर लकड़ियाँ गीली हो चुकी है, मैं लकड़ियाँ जला नहीं सकती थी। मेरे बच्चों को वक्त पर खाना चाहिए था और उनको गर्मी देने के लिए मुझे आग जलानी थी। अगर मैं ये नहीं करती तो मेरे बच्चे मर जाते। क्या एक गरीब की ममता अपने बच्चों को मरते हुए देखती रहती? आपके पास तो ढेरों सिलेंडर पड़े हैं, अगर एक मुझे दे देते तो क्या आपका खजाना खाली हो जाता? रमलो की बातें किसी तीर की तरह मुखिया के दिल में लग रही थी। उसने देखा कि रमलो के घर में वाकई खाने को कुछ नहीं था और बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल थे। मुखिया को अपनी दौलत और अपनी पत्थर दिली पर बहुत शर्मिंदगी होने लगी। रमलो देवी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपने ही गांव वालों की तकलीफ नजर नहीं आई। मैंने तुम्हें चोर कहा, लेकिन असली चोर तो मैं हूँ, जिसने जरूरत के वक्त आप लोगों का साथ नहीं दिया। मुखिया ने वही खड़े खड़े ऐलान किया कि आज के बाद गांव के किसी भी गरीब को सिलेंडर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने लक्ष्मण को हुक्म दिया कि स्टोर से सिलेंडर निकालकर तमाम जरूरतमंदों में मुफ्त बांट दिए जाए। लक्ष्मण, जाओ और तमाम गरीबों के घरों में सिलेंडर पहुंचा दो। और रमलो देवी, आज से तुम्हारे इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। इनकी दवा, इनकी खुराक और इनकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। रमलो देवी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। मुखिया का दिल बदल चुका था। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था और रमलो के पोतों को भी वो सहारा मिल गया था जिसकी रमलो को हमेशा फिक्र रहती थी। मुखिया अब सिर्फ गांव का मालिक नहीं बल्कि सबका हमदर्द बन गया था।